हिमांशु जी पूरे विस्तार सहित ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ हिमांशु कुमार जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ इस संबंधी विचार साझे करनगे। मैं बेनती करूंगा हिमांशु कुमार जी ਨੂੰ कि वो ਤੁਹਾਡੇ रूबरू होण। धन्यवाद। दोस्तों, मैं अभी 2 साइकिल यात्राएं करके लौटा हूं। मैंने दिल्ली से 2 अक्टूबर को एक साइकिल यात्रा शुरू की और दिल्ली से चलकर मैं 52 दिन लगाकर बंबई तक गया साइकिल पर। और दिल्ली में तिहाड़ जेल है, बंबई में तलोजा जेल है। तो वो यात्रा थी तिहाड़ से तलोजा तक। और तिहाड़ जेल में आपको मालूम है कि CAA NRC आंदोलन CAA NRC कानून के खिलाफ होने वाले आंदोलन में जो शामिल थे उन नौजवानों को भाजपा सरकार ने जेल में डाल रखा है, जो तिहाड़ जेल में बंद हैं, जिसमें उमर खालिद हैं, खालिद सैफी हैं, मीरान हैदर हैं, शर्जील इमाम हैं, गुलशिफा फातिमा हैं और भी बहुत सारे नौजवान हैं। यूपी में बंद हैं। इसके अलावा कश्मीर के बहुत सारे करीब 1,500 नौजवान और पत्रकार जेलों में बंद हैं। झारखंड में रुपेश कुमार सिंह हैं, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे आदिवासी कार्यकर्ता हैं, सुनीता पोटाम है, सुरजू टेकाम है, विजेंद्र कोर्राम हैं, बहुत सारे नौजवान हैं। और तलोजा जेल जहां तक ये यात्रा गई थी, वहां भीमा कोरेगांव नाम का एक फर्जी मामला बनाकर, जिसमें 16 सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता, वकील, पत्रकार, बुद्धिजीवी, कवि, इन सबको जेल में डाला गया। और इन लोगों के ऊपर इल्जाम लगाया गया कि ये 16 जो लोग हैं, और वो सब लोग 50 साल से ऊपर के हैं करीब करीब। एक कुछ लोग हैं जो नौजवान भी हैं, खासतौर से दलित कल्चरल एक्टिविस्ट सागर गोरखे, रमेश गायचोर, ज्योति जगताप, ये लोग नौजवान हैं। लेकिन बाकी सब लोग अच्छी बड़ी उम्र के हैं। और इन सब के ऊपर इल्जाम लगाया गया कि ये लोग मोदी को मारना चाहते हैं। तो हमने कहा भाई ये तो थोड़ा सा इल्जाम सही लगता है, क्योंकि मोदी जो है वो तो पूंजीवाद के लिए काम कर रहा है। पूंजी उसकी जैसे तोते, राक्षस की जान तोते में होती है, ऐसे मोदी की जान पूंजीपतियों में है। और ये जो कार्यकर्ता है ये पूंजीवाद को खत्म करना चाहते हैं, पूंजीवाद का विरोध करना चाहते हैं। तो अगर पूंजीवाद नहीं रहेगा तो मोदी तो मर जाएगा। तो मोदी को मारना चाहते हैं, ये बात तो सही लगती है। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने सारी जिंदगी गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, मानव अधिकारों के लिए काम किया है, उन लोगों को जेल में डाल दिया है। तो मुझे लगा कि नौजवानों को इस बारे में चर्चा करनी चाहिए, समाज को चर्चा करनी चाहिए कि हमारी जेलें सामाजिक कार्यकर्ताओं से क्यों भरी हुई हैं। आखिर कोई व्यक्ति अगर पत्रकार है, लोकपक्षी वकील है, मानवाधिकार कार्यकर्ता, इनको जेल में क्यों डाला जा रहा है। तो इस मुद्दे पर मैंने वो साइकिल यात्रा करी और उस यात्रा में मैंने देखा कि हरियाणा का जो मेवात का इलाका है वहां से वो यात्रा शुरू हुई और फिर हम राजस्थान में गए, गुजरात में गए, फिर महाराष्ट्र में गए और हमने देखा पूरे इलाके में
बड़े पैमाने पर जमीनें हड़पने की योजनाएं चल रही हैं। बुलेट ट्रेन आ रही है महाराष्ट्र और गुजरात में बुलेट ट्रेन के नाम पर, और ये सारे जो जमीनें हड़पी जा रही हैं ये आदिवासी इलाकों में हड़पी जा रही हैं। तो बुलेट ट्रेन के नाम पर हड़पा जा रहा है, फिर ग्रीन कॉरिडोर के नाम पर हड़पा जा रहा है, फिर इको सेंसिटिव जोन के नाम पर 121 गांव को विस्थापित करने की वहां योजना है। फिर आप लोगों ने शायद सुना हो, एक प्रोजेक्ट है मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इस कॉरिडोर का में 150 किलोमीटर चौड़ा पट्टा दिल्ली से बंबई तक कॉरपोरेट के लिए ले लिया जाएगा। 150 किलोमीटर, आप कैन यू इमेजिन, कल्पना कर सकते हैं? 150 किलोमीटर लंबा नहीं, 150 किलोमीटर चौड़ा। उसमें 150 किलोमीटर का अगर 1 किलोमीटर ही चौड़ा देख लो, दिल्ली से बंबई 1000 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर और देख लो अगर, तो उसमें हजारों गांव चले जाएंगे सिर्फ 1 किलोमीटर में। 1000 किलोमीटर में कितने जाएंगे? 1400 किलोमीटर है दिल्ली से बंबई, यानी लाखों गांव खाली करा लिए जाएंगे पूंजीपतियों के लिए। तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, और बड़े पैमाने पर विस्थापित किया जा चुका है ऑलरेडी। और मैं उन आदिवासियों से भी मिला जो विस्थापित होकर अब मजदूर बन गए हैं, और मजदूर बनने के बाद वो जिस हालत में आज उनकी जिंदगी है, देखकर आंखों से आंसू आते हैं। फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं वो लोग जो लंबे संघर्ष के बाद 8 घंटे की शिफ्ट का कानून बना था, वो कानून खत्म कर दिया गया है। 12 घंटे तो आम बात है, 14 घंटे 16 घंटे तक काम लिया जा रहा है, कोई ओवर टाइम नहीं दिया जा रहा है। हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मिलनी चाहिए, वो छुट्टी खत्म कर दी गई है। मिनिमम वेजेस खत्म कर दिया गया है, परमानेंट जॉब खत्म कर दी गई है, प्रोविडेंट फंड नहीं, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं, कोई ग्रेच्युटी नहीं, कोई उनको परमानेंट जॉब नहीं है। पूरा ठेका प्रणाली लागू कर दिया गया है, और उनको ये पता ही नहीं है कि वो किसके एम्प्लॉय हैं, क्योंकि उनका एम्प्लॉयर ठेकेदार है, और ठेकेदार पूंजीपति नहीं है, ठेकेदार एजेंट है पूंजीपति का। तो मजदूर को पता ही नहीं है मैं किसका एम्प्लॉय हूं, और वो जो ठेकेदार है वो मालिक से लेगा 25,000 रुपया एक मजदूर का, लेकिन मजदूर को देगा 10,000 रुपया, 12,000, 14, 15,000, हद से हद। मजदूरों का भयानक शोषण है। और सरकारी मुलाजिमों को कह दिया गया है, जो लेबर डिपार्टमेंट के लोग हैं, कि आपने जाके पूंजीपतियों को परेशान नहीं करना है, आपने किसी फैक्ट्री में ना कोई चेकिंग करनी है, ना छापा मारना है। तो बड़े पैमाने पर मजदूरों का शोषण है। तो उनकी जमीनें भी छीन ली गई हैं, उनकी एक तरह से जॉब भी खत्म, उनका सारे अधिकार खत्म, जिंदगी बर्बाद है उनकी पूरी। तो वो सारा मैं देखता हुआ गया बंबई तक, और फिर उसी दौरान मुझसे कहा गया कि आप यूपी नहीं आ सकते, यूपी आओगे तो योगी आपको गोली मरवा देगा या जेल में डाल देगा। तो मैंने कहा कि अच्छा ऐसा है क्या, तो चलो अब मैं यूपी ही आता हूं, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो फिर मैं यूपी गया। फिर मैं 30 जनवरी गांधी जी की जो शहादत दिवस है उस दिन मैंने शुरू की वो यात्रा, और मैं 42 दिन साइकिल चलाकर दिल्ली से गौतम बुद्ध की समाधि कुशीनगर नेपाल बॉर्डर तक गया, और पूरे रास्ते वो सद्भावना यात्रा। तो उसमें बड़ा मजा आया। योगी जो है, जो माना जाता है कि बड़ा खूंखार है, और योगी इस समय बना हुआ है पूरे देश में नफरत का एकदम लीडर। पूरे भाजपा के मुख्यमंत्री योगी से सीख रहे हैं कि हमने मुसलमानों को कैसे परेशान करना है, हमने कैसे उनको दबाना है, कैसे उनको नफरत कैसे फैलानी है। तो बुलडोजर की पॉलिटिक्स है, तो वो सब योगी
से सीखेंगे। कैसे परेशान करना है उनको, मुसलमानों को, वो योगी बताएगा। तो योगी अपने आप को अगले प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है कि अगला प्रधानमंत्री मैं बनूंगा, और उसके लिए वो लगातार एक से ज्यादा नफरत फैलाता जा रहा है। और पूरे प्रदेश में ऐसा आतंक का वातावरण है कि कोई बोल नहीं सकता, कोई धार्मिक सद्भाव की बात नहीं कर सकता। तो मैंने उस यात्रा का नाम दिया सद्भावना साइकिल यात्रा, और मैं अकेला निकल पड़ा, 2 कुर्ते पजामे बैग में रख के निकल गया। और मजा ये आया कि पूरी उत्तर प्रदेश योगी की सरकार पत्ते की तरह कांपने लगी। मुझे अब तक कम से कम 150 पुलिस वालों के फोन आ चुके हैं। आप हमारे जिले में कब आए थे, आप हमारे जिले में कहाँ रुके थे, किससे आपने बात की थी, कहाँ आपकी मीटिंग हुई थी, यहां तक पूछ रहे हैं वो हमारे आयोजकों से उन्होंने दोपहर में क्या खाया था, रात में कौन से रूम में सोए थे। मैंने मजाक किया, कई पुलिस वालों को मैंने कहा यार, योगी ने ये दावा किया कि कुंभ में 67 करोड़ लोगों ने आके संगम में डुबकी लगाई, तो 67 करोड़ लोग आए और योगी जी नहीं डरे। एक अकेला आदमी खादी का कुर्ता पजामा पहन के 60 साल का आदमी साइकिल पर सद्भावना का बोर्ड लगा के चल पड़ा, तो तुम्हारे योगी जी पत्ते की तरह कांपने लगे। यही उनकी बहादुरी है, यही दम है। और पूरे की पूरी उत्तर प्रदेश सरकार कांप गई उससे। आज तक वो फोन आते हैं मुझे, अभी भी फोन आ रहे हैं कि सर आप हमारे जिले में कब आए थे। तो ये बताता है कि अगर आप सही रास्ते पर हैं, सही विचारधारा आपकी है, तो आप अच्छे से अच्छे फासिस्ट सरकार को हिला सकते हैं। और फिर एक रात तो मेरे रूम में पुलिस की टीम घुस गई। पहले तो बड़ा मजेदार हुआ, पहले 2 पुलिस वाले आए, आके दरवाजा खटखटाया रात के 11:15 बजे। मैं सोया हुआ था, हिंदी भवन जौनपुर। तो मैंने कहा हाँ बोलिए। तो कहते हैं आप अर्बन से आए हैं क्या? तो मैंने कहा नहीं, मैं दिल्ली से आया हूं। तो चले गए बेवकूफ लोग। वो क्या, मैं समझ गया इनको किसी ने, आरएसएस वालों ने कहा होगा अर्बन नक्सलाइट आया है। तो अब वो अनपढ़ लोग तो होते हैं, उनको ये तो पता नहीं चला कि अर्बन नक्सलाइट याद नहीं रहा, तो उनका आप अर्बन से आए हैं क्या? तो मैंने कहा नहीं, अर्बन से नहीं आया, मैं दिल्ली से आया हूं। तो चले गए। फिर मैं समझ गया आएंगे, दोबारा आएंगे। फिर नीचे खूब शोर शराबा होता रहा, गाड़ियों की आवाज आती रही। फिर 15 मिनट बाद 8 पुलिस वाले, साथ में 3 स्टार डीएसपी, वो आया और कहता है कि अंदर आके बैठ गया। वीडियो चालू कर लिए, कैमरे चलने लगे, और फिर बातें करने लगा, आरएसएस की खूब तारीफें करने लगा। फिर आपका वो दिखाइए सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह। तो मैंने फेसबुक दिखा दिया। तो उस पर मैंने बोध गया का एक वीडियो डाला हुआ था। बोध गया में जो ब्राह्मणों से खाली कराने का एक आंदोलन चल रहा है बौद्धों का, वो वीडियो शेयर किया था। तो कहने लगा आपकी ये यात्रा हिंदू धर्म के खिलाफ है, बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए है, हिंदुओं के खिलाफ आपकी ये यात्रा चल रही है। तो मैंने कहा अरेस्ट करो मुझे। फिर उसने अपने ऑफिसर को फोन किया, ऑफिसर को बताया, तो ऑफिसर ने उसको कुछ बोला होगा। फिर कहता है आपका तो सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया, हम क्या कर लेंगे, बोल के फिर चला गया। तो ये वहां पूरे रास्ते पुलिस खूब परेशान रही। तो वो यात्रा रही, और उस यात्रा में भी हमने देखा कि किस तरीके से जमीनें हड़पी जा रही हैं, मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, दलितों पर खूब जुल्म हो रहा है यूपी में। और इन सारे मुद्दों को सांप्रदायिकता की आड़ में, हिंदू मुस्लिम के आड़ में छिपाया जा रहा है। तो हमने वहां भी यही बात की कि कैसे राजनीति का असली खेल कहीं और चल रहा है, और आप उसको जान ना पाए, समझ ना पाए कि आपका रोजगार छीना जा रहा है, शिक्षा महंगी की जा रही है, आपके मजदूरों के अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। इस सब से आपका ध्यान हटाने के लिए आपको हिंदू मुसलमान के झगड़े में फंसाया जा रहा है। तो ये हमने पूरी बात की उस यात्रा में, और उस यात्रा को खत्म करते करते मैंने फिर यहाँ हमारी बात हुई पंजाब में, और फिर पंजाब की यात्रा का ये योजना बनी, और पंजाब भी आया हूं मैं। जो सब ये घूम रहा हूं, इसका मकसद ये है कि मुझे बहुत चिंता हो रही है
अपने वर्तमान को लेकर भी और भविष्य को लेकर भी, क्योंकि मैं वहां से आया हूं जहां मैंने भारतीय राजनीति और भारतीय अर्थव्यवस्था की वो सच्चाइयां देखी हैं जो हम में से बहुत सारे लोगों को देखने का मौका नहीं मिला है कि असल में चल क्या रहा है। हमारी भारतीय राजनीति असली काम क्या कर रही है। राजनीति का काम असल में किसी भी देश की संपदा पर कब्जा करना होता है। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट मनी एंड वेल्थ, इट्स नथिंग अबाउट सर्विंग द पीपल, डेवलपमेंट, ये सब बकवास है। असली काम है किसी मुल्क की दौलत पर कब्जा करना, ये राजनीति का मुख्य काम है। और वो काम कहां चल रहा है, जहां चल रहा है, मैं वहीं से आया हूं। मैं मेरा जो बैकग्राउंड है वो गांधीयन रहा है। मेरे परिवार में मेरे ताऊ जी सीनियर कांग्रेसमैन थे, फ्रीडम फाइटर थे। हमारे घर में नेहरू आए, इंदिरा जी आई। हमारे घर में एक सोफा है जिस पर 5 प्रधानमंत्री बैठ चुके हैं। चंद्रशेखर खूब आते थे, चरण सिंह खूब आते थे। लाल बहादुर शास्त्री 2 साल हमारे घर में रहे, गांधी आश्रम में काम करते थे मुजफ्फरनगर में वो। हमारे परदादा महर्षि दयानंद को लेकर उत्तर प्रदेश गए थे और उत्तर प्रदेश में आर्य समाज, महर्षि दयानंद हमारे घर में ठहरते थे। तो वो हमारा बैकग्राउंड था। और हम लोगों ने सोचा, हमारे पिताजी ने कहा कि गांधी जी ने कहा था नौजवानों को गांव में जाना चाहिए। तो अपनी शादी के 20 दिन बाद मैं और मेरी पत्नी दिल्ली छोड़कर हम लोग बस्तर चले गए और हमने पेड़ के नीचे रहना शुरू किया वहां पर। और वहां फिर आदिवासी बच्चों के साथ हम पहले उनको टॉफी देते थे, फिर वो हमारे दोस्त बन गए। फिर हम उनके साथ हैंडपंप पे जाके नहाते थे, फिर उनको लाकर पढ़ाते थे, खेल खेलते थे उनके साथ, गाने गाते थे, नाचते थे। इस तरीके से हमने कम्युनिटी में रहना शुरू किया। और फिर धीरे धीरे हमने उनके घरों में जाना, महिलाओं के साथ जान पहचान, फिर नौजवानों के साथ वॉलीबॉल खेलना। इस तरह से हमने कम्युनिटी के साथ काम शुरू किया वहां। और फिर हमने देखा कि यहाँ किस तरीके से बीमारी है, मलेरिया बहुत है, दूसरी बीमारियां, स्किन डिजीजेस बहुत ज्यादा हैं, पीने का पानी नहीं है, नहाने का पानी नहीं है, तो स्किन डिजीजेस बहुत ज्यादा हैं, फंगल इन्फेक्शन है, स्केबीज है। तो हमने जाकर के बात की सरकारी अस्पताल में, तो उन्होंने कहा कि गांव में हमारे वर्कर नहीं जाएंगे, आपको बांटना है तो आप दवाई बांट दो। हमको बोरा भर के दवाई दे दी। तो मैंने अपनी वाइफ का वैनिटी बैग खाली किया, उसमें दवाइयां भरी और हम लोग गांव गांव घूमने लगे। और इस तरीके से हमने वहां पर काम शुरू किया मलेरिया के खिलाफ, बीमारियों के खिलाफ। और फिर धीरे धीरे हमने देखा कि स्कूल नहीं चलता, आंगनबाड़ी नहीं चलती, राशन दुकान में राशन नहीं आता, कोई भी सरकारी सिस्टम नहीं चल रहा है। तो हमने महिलाओं को उनके एंटाइटलमेंट्स बताना, उनको ऑर्गेनाइज करना, कमेटी बनाना, मॉनिटरिंग करना, वो सब शुरू किया। फिर ऑफिसर्स का घेराव करना और फिर अपने अधिकारों के लिए लड़ना और मांगना, ये सारे काम शुरू हुए। और उस सब का नतीजा ये हुआ कि वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारे साथ बहुत दोस्त हो गया। कलेक्टर, एसपी, जिला जज वगैरह हमारे आश्रम में आके बैठते थे, खूब हमारी तारीफ करते थे और कहते थे कि हमारे यहाँ सरकारी कर्मचारी गांव में जाके काम नहीं करना चाहता, लेकिन आप दिल्ली से आकर, एक कपल पढ़ा लिखा जंगल में रह रहा है, काम कर रहा है, तो सरकार ने कहा कि हमारी योजनाएं आप लागू करिए। हमारा बीडीओ काम नहीं करता है, तो सरकारी ट्रेनिंग, पंचायत की ट्रेनिंग, बीडीओ के सारे काम, वाटर शेड और बहुत सारे योजनाएं हमें दे दी। मुझे ऑनरेडी मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर दिया। मैं जिला जज के साथ बैठकर समझौते के मुकदमे सुनता था, डायस पे बैठ के। कंज्यूमर फोरम का जज बना दिया। नेशनल लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी नालसा के हम लोग मेंबर थे। जज के साथ हम लोग गांव में लीगल कैंप्स लगाते थे और लोगों को बताते थे कि आपके साथ अन्याय हो तो गरीबी की वजह से गांव में रुकिए मत, आप आइए, आपको सरकारी वकील मिलेगा फ्री का। तो इस तरीके से हम काम करने लगे और धीरे धीरे हमारा कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ने लगी और एक वक्त में हमारे स्टाफ की संख्या 1000 हो गई।
बहुत बड़ा संस्था हो गई। बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, तरह तरह के काम। 16 एकड़ में हमारा आश्रम फैल गया, जिसमें हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, ट्रेनिंग हॉल्स, प्रोडक्शन सेंटर। हम लोग वहाँ सैनिटेशन का प्रोग्राम चलाते थे। हम गांव गांव में, घर घर में टॉयलेट्स बनाते थे। 500 रुपए में टॉयलेट बना देते थे हम लोग। टॉयलेट सीट भी गांव में आदिवासी औरतें बना रही हैं हमारे आश्रम के अंदर, मोज़ेक की। और पिट बनाना, पिट के अंदर हनीकॉम्ब लाइनिंग ईंट की बनाना, उसका ढक्कन आरसीसी का, और उसके ऊपर टॉयलेट सीट। और 500 रुपए के अंदर टॉयलेट बना देते थे। बीबीसी की टीम आ रही है, इंटरनेशनल टीम्स आ रही हैं, देख रही हैं हमारा काम। हमारी महिलाओं ने, आदिवासी महिलाओं ने रेत के बोरे भर करके नदी में पानी रोककर सब्जी उत्पादन, बहुत बड़ा काम हुआ वहां पर। और सरकार ने हमारे साथ, हमारे लिए अपने सारे खजाने खोल दिए कि आपको जितना पैसा चाहिए आप ले लो। और नेशनल, इंटरनेशनल सब मदद आने लगी। बहुत बड़ा एनजीओ हो गया, बड़ी इज्जत हो गई, बड़ा नाम हो गया। लेकिन फिर कहानी ने एक मोड़ ले लिया। उसी वक्त ये एलपीजी की योजनाएं चालू हो चुकी थी। जब हम गए थे, हम 92 में गए, उसी वक्त एलपीजी की योजनाएं आ गई थी, जो नई आर्थिक नीतियां हैं। और उसमें इंटरनेशनल कैपिटल जो है वो गरीब देशों की तरफ दौड़ रही थी। लैटिन अमेरिकी देशों में जा रही थी, अफ्रीका में जा रही थी, साउथ एशिया में आ रही थी, और वो भारत में भी आई। और वो नीचे तक आते आते ये आ गया था सन 2005। भाजपा में, छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आ गई थी, और भाजपा सरकार ने 100 मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ, नेशनल, मल्टीनेशनल। अभी एक बात तो ये समझ लीजिए कि आज जो कंपनियां हैं, आप उनके बीच देसी विदेशी का फर्क नहीं कर सकते। आपको ये नहीं पता चलेगा कि टाटा कंपनी में कितना शेयर जर्मनी का है, कितना इंडिया का है। हकीकत यह है कि टाटा स्टील्स में ज्यादा जो डायरेक्टर्स हैं वो जर्मनी के हैं, क्योंकि ज्यादा इन्वेस्टमेंट जर्मनी का है। तो टाटा स्टील नाम से इंडियन है, लेकिन है वो विदेशी कंपनी। आपको पता ही नहीं चलेगा किस कंपनी के जो शेयर हैं वो किस देश के लोगों ने खरीदे हैं, क्योंकि उनको खरीदती है कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई बैंक। और वो बैंक में किसके शेयर हैं, उसको भी 10 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने खड़ा किया उस बैंक को। उन 10 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में किसके शेयर्स हैं, आप पता ही नहीं लगा सकते कि कौन सी कंपनी आज देसी है, कौन सी विदेशी है। तो 100 कंपनियों के साथ मुआहदे हुए, देसी विदेशी का तो फर्क चला गया। और उसके बाद सरकार ये कहती है कि हम नक्सलियों को इसलिए मारते हैं क्योंकि नक्सली भारत के संविधान को नहीं मानते। तो हम सरकार से पूछते हैं, आप मानते हैं संविधान को? भारत का संविधान कहता है कि आदिवासी इलाके में 5वीं अनुसूची लागू है, 5th शेड्यूल में आते हैं, पेशा कानून लागू है। और उस कानून के तहत आदिवासियों की जमीन बिना ग्राम सभा की इजाजत के सरकार नहीं ले सकती, चाहे वो नजूल की जमीन हो, चाहे फॉरेस्ट की जमीन हो, चाहे लोगों की अपनी जमीन हो। लेकिन सरकार ने क्या किया, सरकार ने 5000 गुंडों को राइफलें दी और उनके साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ, बीएसएफ को जोड़ा, पुलिस को जोड़ा। और इन लोगों ने वहां, इनसे कहा गया गांव खाली कराओ कंपनियों के लिए, और इन लोगों ने वहां गांव पर हमले शुरू किए। आदिवासी बहुत सीधे साधे लोग वहां के, वो इन लोगों को देख करके भागते थे। भागते हुए नौजवानों पर गोली चलाई गई। महिलाएं नहीं भाग पाती थी, महिलाओं के साथ बड़े पैमाने पर बलात्कार हुआ। बच्चों को पत्थरों पर पटक कर मार डाला, बुजुर्गों को मार डाला गया, उनके घर जला दिए, फसलें जला दी, बर्तन फोड़ दिए, उनके अनाज में मिट्टी का तेल डाल दिया, उनके पूरी जिंदगी को तहस नहस कर दिया गया। लोग जंगल में छुप जाते थे, फोर्सेस वापस जाती थी, फिर वापस आते थे, फिर टूटे हुए बर्तनों में दोबारा जिंदगी शुरू करने की कोशिश करते थे, फिर कुछ पत्ते ऊपर डालकर
छप्पर बनाकर उसके नीचे रहने की कोशिश करते थे। फिर से हमला होता था और एक एक गांव पर 20-20 बार हमला हुआ, 20-20 बार जलाया गया एक एक गांव को, और इस तरीके से 650 गांव जलाए गए सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक। और जो बलात्कार हुए उस ये हमारा आरोप नहीं है, भारत सरकार की अपनी संस्था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट कहती है 2016 की कि हमारे सामने आदिवासी महिलाओं ने सबूत रख दिए कि उनके साथ सुरक्षा बलों के सिपाहियों ने बलात्कार किए। और उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बलात्कार की जो फाइल बनती है, एफआईआर अगर होती है, कोर्ट में केस जाता है, तो जो फाइल बनती है बलात्कार की, उस पर लिखा जाता है आरोपी बनाम स्टेट। बलात्कार स्टेट के अगेंस्ट क्राइम है। उस पर महिला का नाम नहीं लिखा जाता, विक्टिम का नाम नहीं लिखा जाता फाइल के ऊपर, एक्यूज्ड वर्सेस स्टेट। लेकिन अगर स्टेट ही एक्यूज्ड हो, स्टेट ने ही बलात्कार किया हो, तब क्या लिखा जाएगा फाइल पर? स्टेट वर्सेस स्टेट। तो सिस्टम कोलैप्स कर गया। जिसके ऊपर रक्षा की जिम्मेदारी थी वही बलात्कार करने लगा, सिस्टम कोलैप्स कर गया। और इस तरीके से वहां आदिवासियों को बड़े पैमाने पर जेलों में डाल दिया गया। और जेलों में इंटरनेशनल रेड क्रॉस, जो सारी दुनिया की जेलों में जा सकता है, वो पाकिस्तान की जेल में जा सकता है। अगर भारत के लोग पाकिस्तान की जेल में हैं तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस वहां जाकर उनसे मिलकर, उनसे खत लेके इंडिया में उनकी फैमिली के पास जा सकता है, उनको सूचना दे सकता है, उनके लिए वकील अपॉइंट कर सकते हैं, उनके लिए मुकदमा लड़ा जा सकता है। ये नेशनल रेड क्रॉस के मैंडेट में है, उसको कोई नहीं रोकता है। दुनिया की कोई सरकार इंटरनेशनल रेड क्रॉस को नहीं रोक सकती। लेकिन छत्तीसगढ़ की जेलों में इंटरनेशनल रेड क्रॉस को जाने से रोक दिया गया और कहा गया कि ये माओवादी संगठन है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस को। इतना ही नहीं कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस को माओवादी संगठन कहा गया, वहां एमएसएफ, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर, मेडिसिन एंड फ्रंटियर्स जिसको बोलते हैं, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर, जो सारी दुनिया में जा करके डॉक्टर्स सेवा देते हैं, उनको माओवादी संगठन कहा गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया सल्वा जुड़ूम के खिलाफ, तो छत्तीसगढ़ के होम मिनिस्टर ननकीराम कंवर ने सुप्रीम कोर्ट के लिए कहा कि ये जज माओवादी है। और जब मैं यूएन में गया, वहां से जांच आई, जो परमानेंट सीट फॉर इंडिजिनस पीपल हैं, वहां की कमेटी के जो उपाध्यक्ष हैं फूलमन चौधरी नेपाल के हैं, वो उनकी लीडरशिप में एक जांच दल आया और वो छत्तीसगढ़ में घूमा। तो छत्तीसगढ़ का जो भाजपा का नेता है जगदीश उपासने, उसका बयान आया कि संयुक्त राष्ट्र संघ माओवादियों से मिला हुआ है। यानी इंटरनेशनल रेड क्रॉस माओवादी है, सुप्रीम कोर्ट माओवादी है, संयुक्त राष्ट्र संघ माओवादी है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की टीम भेजी जांच करने के लिए, तो छत्तीसगढ़ पुलिस ने सीबीआई टीम की जान से मारने के लिए उस पर हमला किया। और सीबीआई की टीम ने खुद को दोरनापाल पुलिस सरकारी गेस्ट हाउस में खुद को बंद कर लिया। पुलिस ने बाहर से बंदूक के बटों से दरवाजे तोड़ने की कोशिश करी। सीबीआई की टीम ने सोफा कुर्सी वगैरह लगा के दरवाजा तोड़ने से बचाने के लिए कोशिश करी। सीआरपीएफ को भेजा गया सीबीआई टीम की जान बचाने के लिए। पुलिस ने सीआरपीएफ पर गोलियां चलाई, सीआरपीएफ ने पुलिस पर गोलियां चलाई, और सीआरपीएफ सीबीआई की टीम को बचाकर अपने बैरक में ले गई। उसके बाद पुलिस ने सीआरपीएफ की बैरक पर हमला किया, पुलिस ने सीआरपीएफ पर बम फेंके, सीआरपीएफ ने पुलिस पर बम फेंके। उस दिन दोरनापाल की सड़कों पर बम चले सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सीबीआई की एफिडेविट में लिखा है जो सुप्रीम कोर्ट में जमा है। आप कहें तो मैं अभी आपको दिखा दूं। ये 13 पेज की सीबीआई की एफिडेविट कह रही है कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने हम पर हमला किया, सिस्टम कोलैप्स हो गया। वहां
हमारे एक जान पहचान के हैं जो छत्तीसगढ़ में, झारखंड में है, सीआरपीएफ ऑफिसर। उन्होंने बताया कि हमें पूंजीपति बड़े बड़े ट्रंक देते हैं नोटों के भरे हुए कि अपने लड़कों में बांट देना, ये सीआरपीएफ वालों में बांट देना, ताकि वो मर्डर कर सकें, वो बलात्कार कर सकें। तो वहां पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस पूंजीपतियों के गुंडों की तरह काम कर रहे हैं, और वो वहां लगातार मेरी एक साथी हैं सोनी सोरी, जो पहले मेरी स्टूडेंट भी रही हैं, उनको और उनके भतीजा जो पहला बस्तर का आदिवासी पत्रकार है लिंगा राम कोड़ोपी, इनको पुलिस ने उठाकर पहले लिंगा कोड़ोपी को एसपी के घर में ले जाकर नंगा करके तेल और मिर्च में डंडा डुबाकर उसके एनस में घुसा दिया, उसकी इंटेस्टाइन फट गई, उसको जेल में डाल दिया माओवादी कह के, और फिर उसकी बुआ सोनी सोरी को थाने में ले जाकर नंगा करके उसको बिजली के झटके दिए एसपी ने, और उसके प्राइवेट पार्ट्स में पत्थर भर दिए और उसको भी जेल में डाल दिया। सोनी सोरी मुझे बताती हैं कि मैं आत्महत्या करने का सोच रही थी और मैं रो रही थी बैठकर जेल में, तो एक आदिवासी लड़की मेरे पास आई और उसने पूछा कि दीदी आप क्यों रो रही हैं। तो जब इसने बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं मरना चाहती हूँ, तो उस लड़की ने कहा कि आप मत मरिए, आप पढ़ी लिखी हैं, आप लड़िए। और उसने कहा कि आपके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ है, हमारे साथ और भी भयानक हुआ है। और उस लड़की ने उसको बाथरूम में ले जाके अपना ब्लाउज खोल के दिखाया। उस लड़की के पुलिस वालों ने बलात्कार करते समय निप्पल काट के फेंक दिए थे, और वो कहती है कि ऐसी कई महिलाएं हैं। और उसने दिखाया फिर 12 साल, 14 साल, 16 साल तक की लड़कियों को पुलिस वाले गश्त पर जाने पर उठाकर ले आते हैं थाने में, एक एक महीना, 2-2 महीना, 3-3 महीने तक उनके साथ पूरा थाना सामूहिक बलात्कार करता है। प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है। जेलें इस तरह की लड़कियों से खचाखच भरी हुई हैं। मैंने ये सब फेसबुक पर लिखा कि से हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, 650 गांव जला दिए गए, हजारों आदिवासियों की हत्या हुई। और हम लोग वही काम कर रहे थे। हम लोगों ने जब बात उठाई, मैंने 522 ऐसे केसेस सुप्रीम कोर्ट को सौंपे, जिसमें हत्याएं, बलात्कार, घर जलाना, घर लूटना, ये सारे थे। उसके बाद भाजपा क्या पूरी सरकार ये मानती है कि कानून जो है वो जनता के लिए बने हैं, और सरकार का यह हक है कि वो जनता की गर्दन पकड़ के अदालत में पेश करके जनता को सजा दिलवा दे। लेकिन जनता अगर यही काम कर दे, जनता अगर सरकार की गर्दन पकड़ के अदालत ले जाए, तो सरकार नाराज हो जाती है। तो हम तो यही कर रहे थे, हम तो यही सिखा रहे थे कि भाई आपके साथ अन्याय हो तो अदालत आओ, आप गरीब हो तो भी मत रुको, आपको सरकार इमदाद देगी, आपको वकील मिलेगा फ्री का। तो हमने कहा ठीक है, जज साहब यही सिखाते थे गांव गांव में जाकर हमारे साथ, चलो अदालत चलो, आपके साथ अन्याय हुआ है, सरकार ने अन्याय किया, चलो लड़ो। तो जब हमने आदिवासियों को लेकर अदालत में पहुंच गए, तो सरकार नाराज हो गई। तो वो सरकार जो हमारे लिए खजाने खोल दिए थे, वो सरकार हमसे नाराज हो गई। और उसके बाद 5 बार पुलिस ने मेरा मर्डर का कोशिश किया। और बीजेपी का बुलडोजर जो आज मुसलमानों के घरों पर चलता है, बीजेपी का पहला बुलडोजर मेरे आश्रम पर चला था 2009 में, 17 मई 2009। 16 एकड़ में जो आश्रम था, गांधीवादी आश्रम, जिसमें हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, ट्रेनिंग हॉल, ऑफिस, स्टाफ क्वार्टर्स, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट का खुद का टेलीफोन टावर, खुद के खोदे हुए हैंडपंप्स, पूरा बुलडोजर ला करके 4 घंटे में पूरा मिट्टी में मिला दिया। 16 एकड़ का आश्रम, 18 साल की मेहनत, करोड़ों रुपए लगे थे। कोई बात नहीं, हमने कहा कोई बात नहीं, लड़ाई है चलेगी। हम लोग किराए के मकान में चले गए, और फिर हम लोग वहां से काम करने लगे। उसके बाद
फिर एक और मामला आया था जिसमें 16 आदिवासियों को पुलिस सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन ने तलवारों से काट दिया था, जिसमें 2 साल के बच्चे का हाथ काट दिया था। वो अपनी माँ की गोद में था, उसकी माँ के सिर में चाकू मार दिया। उसकी माँ जब तड़प रही थी तो उस समय उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया, मरती हुई औरत के साथ पुलिस वालों ने। और उसकी 8 साल की मौसी का गला काट दिया, नानी के ब्रेस्ट काट दिए, नाना का पेट फाड़ दिया, एक और आदमी था उसका पीनस काट दिया। इस तरह 16 आदिवासियों को काट दिया था इन्होंने, सीआरपीएफ ने। वो उन 12 आदिवासियों को लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट आ गया और हमने पिटीशन फाइल कर दी। उस पिटीशन के जवाब में 2000 आप फोन साइलेंट पर कर लीजिए। 2022 में उस मुकदमे में सरकार ने फैसला देते हुए पुलिस और पूंजीपतियों को बचाने के लिए मेरे ऊपर 5 लाख जुर्माना लगा दिया। सीआरपीएफ ने 16 लोगों को काटा और हम कोर्ट में गए और कोर्ट ने हमारे ऊपर 5 लाख जुर्माना लगा दिया और कहा आप झूठ बोल रहे हैं, आप पुलिस और सीआरपीएफ को बदनाम करना चाहते हैं। हमने कहा अच्छा, हम झूठ बोल रहे हैं, ये बात कोर्ट को कैसे पता चली? क्या आपने कोई जांच कराई है? बिना जांच कराए आपको पता चल गया हम झूठ बोल रहे हैं। और जुर्माना किस बात का? कि इंसाफ क्यों मांगा? तो हमने कहा इंसाफ मांगना तो हमारा अधिकार है, या तो सुप्रीम कोर्ट को ताला लगा दो कि कोई नहीं आएगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इंसाफ मत मांगो, वो तो हम मांगेंगे। और मैंने कहा मैं आपका 5 लाख नहीं दूंगा, आप मुझे जेल में डाल दो। और सुप्रीम कोर्ट की आज तक हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ कर ले। लेकिन ये फैसला बहुत खतरनाक है। ये फैसला कहता है कि हिमांशु कुमार और इनके जैसे जितने भी लोग हैं जो सरकारी सुरक्षा बलों की कार्रवाइयों पर अदालत में मामला लेकर आते हैं, इन सबके ऊपर एफआईआर करो, इनकी जांच करो और इनके विरुद्ध कार्रवाई करो। हमारा एक नागरिक का फंडामेंटल राइट क्या है? पहला हक है जिंदा रहने का अधिकार, कि मैं नागरिक हूं, मेरा अधिकार है मैं जिंदा तो रहूं। लेकिन सरकार ने नागरिक के जिंदा रहने के अधिकार पर हमला किया। और अगर सरकार हमला करे तो नागरिक कहां जाएगा? कोर्ट जाएगा। नागरिक कोर्ट गए और सरकार, कोर्ट ने क्या फैसला दिया? इनके ऊपर एफआईआर कर दो। यानी अब पूंजीपति के लिए आपको गोली से उड़ाया जा सकता है। अब अंबानी अडानी को आपका घर चाहिए या आपका खेत चाहिए तो पुलिस आएगी, सीधे आपको गोली से उड़ा देगी। और आप कोर्ट जाओगे तो कोर्ट आपके ऊपर एफआईआर कर देगा और आपकी जांच होगी और आपको जेल में डाल दिया जाएगा कि आप सरकारी सुरक्षा बलों के खिलाफ कोर्ट में गए हैं, आप माओवादी हैं। राइट टू लाइफ खत्म, जिंदा रहने का अधिकार आपका खत्म कर दिया। ये उस फैसले में लिखा है और उस फैसले पर डिस्कशन ही नहीं हो रहा देश में। तुषार मेहता जो सरकारी वकील है वो उस मेरे फैसले के बाद 2 और मामलों में बोल चुका है, वो भी फर्जी एनकाउंटर के मामले हैं, आदिवासियों की हत्याओं के मामले हैं। उसमें वो बोल चुका है कि इनके ऊपर भी वैसे जुर्माना लगाओ जैसा आपने हिमांशु कुमार के ऊपर लगाया है। अब ये नजीर बन गई है कि अब कोई भी आप मामला लेकर जाओगे आपके ऊपर जुर्माना लगेगा और आपके ऊपर एफआईआर हो। और ये मैं आपको सब पुराने किस्से नहीं बता रहा हूं, 2005 से शुरू हुआ, अभी रिसेंटली ये सब जारी है। 2023 में भाजपा सरकार फिर से छत्तीसगढ़ में सत्ता में आ गई और उसके बाद ये दिसंबर की बात है, 10 दिसंबर को काउंटिंग हुई थी, 12 दिसंबर को सरकार बन गई और 1 जनवरी 2024 को 6 महीने की बच्ची को पुलिस ने गोली से उड़ा दिया। और पूरे साल में 250 आदिवासियों का कत्ल किया गया, जिसमें 14 साल की लड़की है, 16 साल की गूंगी लड़की है और 250 आदिवासियों का कत्ल हुआ, जिसमें 80 से ज्यादा औरतें थी
और अभी तक ये संख्या करीब 450 हो चुकी है और इसमें 150 से ज्यादा औरतें हैं। सवाल ये है कि अगर सरकार का ये दावा मान भी लिया जाए कि मारी गई सारी औरतें माओवादी हैं, तो भी सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी कौन से हालात हैं जिसमें औरतों को इतनी बड़ी तादाद में हथियार उठाकर सरकार से लड़ना पड़ रहा है। और अगर ऐसे हालात मौजूद हैं तो क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सरकार को उन हालात को बदलने पर काम नहीं करना चाहिए था? सरकार ने सीधा औरतों का कत्ल करने का ऑप्शन क्यों चुना कि आपने फौजें भेज दी और उन्होंने जाकर औरतों की लाशें जंगल में बिखेर दी? आखिर आपने ये ऑप्शन क्यों चुना? एक डेमोक्रेटिक सेटअप में अपने नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने की बजाय आपने उनकी हत्या करने का विकल्प क्यों चुना? ये कोई नहीं पूछ रहा है। कोई लेफ्ट पार्टी नहीं पूछ रही है, कोई आदिवासी संगठन नहीं पूछ रहा है, कोई अम्बेडकराइट संगठन ये सवाल नहीं उठा रहा है कि आखिरकार एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इतनी सारी औरतों का कत्ल करने की सरकार को इजाजत किसने दे दी? कि आप एक सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इशू पर अगर औरतों ने हथियार उठाया है तो आप उनसे उन समस्याओं का, उन हालात का समाधान क्यों नहीं कर रहे? आपने वो विकल्प क्यों नहीं चुना? ये जो सब दोस्तों मैंने आपको सूरत हाल बताया, ये किसी नेता या किसी पुलिस अधिकारी की गलती से नहीं हुआ है। ये वो मुकाम है जहां हमें पहुंचना ही था, जहां के लिए हमने चलना शुरू किया था। हमें यहीं पहुंचना था। और इसके बारे में दो लोगों ने पहले ही हमें चेतावनी दे दी थी कि तुम यहां पहुंचोगे। और हम मानते हैं कि ये दोनों लोगों के विचार आपस में बिल्कुल मुख्तलिफ थे, लेकिन इत्तेफाक से दोनों ने एक ही बात कही है और उन दोनों के नाम है भगत सिंह और गांधी। दोनों ने एक ही बात कही है। मैं आपको बताता हूं। भगत सिंह को जब फांसी की सजा सुना दी गई और वो लाहौर जेल में है, वो एक खत लिखते हैं पंजाब के गवर्नर को, जिसको द लास्ट पेटिशन कहा जाता है, आखिरी खत। उस खत में भगत सिंह लिखते हैं, आपने सरकारी सुरक्षा बलों का सहारा लेकर, सरकारी फौजों का सहारा लेकर भारत की जनता के संसाधनों और उस मेहनतकश अवाम की मेहनत को लूटने के लिए उस पर एक फौजी हमला थोपा है। और ये लड़ाई अंग्रेजों के जाने के बाद खत्म नहीं होगी, ये लड़ाई चलती रहेगी। भले ही गोरे चले जाएं और काले लोग सत्ता पर बैठ जाएं, लेकिन ये युद्ध चलेगा। अ स्टेट ऑफ वॉर एग्जिस्ट एंड शैल एग्जिस्ट, भगत सिंह लिखते हैं। युद्ध की स्थिति विद्यमान है और ये युद्ध जारी रहेगा। और ये युद्ध तभी समाप्त होगा जब इसमें मेहनतकश अवाम की आखिरी जीत हो जाएगी। और भगत सिंह लिखते हैं, हमने इस युद्ध का जवाब देने का फैसला किया है, इसलिए आप हमें युद्धबंदी घोषित कीजिए और हमें फांसी देने की बजाय गोली से उड़ा दीजिए। ये भगत सिंह लिख रहे हैं। गांधी क्या कह रहे हैं? गांधी कह रहे हैं, अंग्रेजी विकास का मॉडल शैतानी मॉडल है। अंग्रेजी विकास के मॉडल में विकसित वो है जिसके पास ज्यादा है, लेकिन प्रकृति ने सबको बराबर दिया है। किसी के पास ज्यादा तभी हो सकता है जब वो दूसरे के हिस्से का ले ले। दूसरा देगा नहीं तो आप छीनेंगे। छीन आप तभी सकते हैं जब आपके पास ताकत होगी। इस अंग्रेजी विकास के मॉडल में सिर्फ ताकतवर का विकास होगा, कमजोर इसमें पिछड़ जाएगा। अंग्रेज अपने इस विकास के मॉडल को सस्टेन करने के लिए सारी दुनिया पर युद्ध करते थे, सारी दुनिया पर हमला करते थे। अंग्रेजों के बारे में कहा जाता है कि अंग्रेजी राज में कभी सूरज नहीं डूबता, लेकिन यह भी सच है कि अंग्रेजी राज में कभी खून नहीं सूखता। अंग्रेज लगातार सारी दुनिया पर हमला करते हैं। गांधी ने कहा कि अगर भारत अंग्रेजी विकास का मॉडल अपनाएगा, भारत किस पर हमला करेगा? गांधी ने कहा, लिख कर रख लो, एक दिन तुम अपने गांव पर हमला करोगे। अंग्रेजी विकास के मॉडल से युद्ध निकलेगा और तुम तबाह हो जाओगे। आज हमारी
सबसे ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस कहां हैं? वो आदिवासी इलाकों में है। क्या करने गई है? आदिवासियों को सुरक्षा देने। वो गए हैं वहां के संसाधनों पर कब्जा करने। किसके लिए? संसाधनों पर कब्जा करके भारत के गरीबों की गरीबी दूर करने? नहीं, वो गए हैं पूंजीपतियों की तिजोरियां भरने। यानी अमीरों के लिए भारत के गरीबों के खिलाफ सेना जंगलों में भेज दी गई है। और ये सिपाही वहां क्या कर रहे हैं? ये वहां एक युद्ध लड़ रहे हैं और इस युद्ध में हत्याएं हैं, इस युद्ध में बलात्कार है, जो इंटरनेशनल वॉर का टूल है। रेप इज ए वॉर टूल, इंटरनेशनल वॉर टूल। लेकिन भारत में हमारी ही सेनाएं हमारी जनता के खिलाफ उसका इस्तेमाल कर रही है, हमारी औरतों के खिलाफ। और इसमें झूठ है, इसमें प्रोपेगेंडा है, इसमें सच्चाई को छिपाया जाना है। इसको कहा जाता है हिडन वॉर ऑफ इंडिया, भारत का छिपा हुआ युद्ध। और बुरी खबर यह है कि यह युद्ध फैलेगा। क्यों फैलेगा? क्योंकि पूंजीवाद अगर फैलता नहीं है तो मर जाता है। पूंजीवाद को दो चीजें चाहिए, प्राकृतिक संसाधन और मजदूर का श्रम। प्राकृतिक संसाधनों को पूंजीवाद लालच के लिए फटाफट एक्सप्लॉइट कर लेता है, एग्जॉस्ट कर देता है, प्राकृतिक संसाधन खत्म कर देता है। उसके पास अब कच्चा माल नहीं बचता। पर पूंजीवाद सुधरता नहीं है। और दूसरा काम क्या करता है? वो मजदूर की मजदूरी घटाता है, संख्या घटाता है, मशीनें बढ़ाता है, कम कर देता है मजदूरी, मजदूरों की संख्या घटा देगा, गरीब देशों में चला जाएगा ताकि कम मजदूरी देनी पड़े। वो समाज में अपना मजदूरी पर होने वाला खर्चा घटाता है ताकि प्रॉफिट बढ़ जाए। उससे समाज की परचेजिंग पावर गिर जाती है, पूंजीपति का माल बिकना कम हो जाता है, पूंजीवाद संकट में आ जाता है। लेकिन पूंजीवाद सुधरता नहीं है। वो उस संकट से निकलने के लिए नए इलाकों पर हमला करता है। दुनिया भर में जो सेनाएं जाती हैं, आप ये मत सोचना कि वो लोकतंत्र की स्थापना के लिए जाती हैं या मुसलमान आतंकवादी बन गए इसलिए जाती हैं। वो जाती हैं पूंजीपतियों के लिए नए इलाकों पर कब्जा करने के लिए, खनिज के इलाके और तेल के इलाकों पर कब्जा करने के लिए। पूरा दुनिया का युद्ध पूंजीवादी युद्ध है। तो भारत का पूंजीपति भी रुकेगा नहीं। भारत का पूंजीपति खनिजों पर कब्जा करने के बाद अगला निशाना उसका भारत की एग्रीकल्चर है, भारत की खेती पर हमला होगा। और जो सबसे बढ़िया जहां की खेती है उस पर सबसे पहला हमला होगा। पंजाब वालों सावधान रहो, पूंजीपति का अगला निशाना आपकी खेती पर है। और आपके गांव में भी वैसे ही सीआरपीएफ बैठेगी जैसी आज आदिवासी इलाकों में बैठी है। पूंजीवादी युद्ध आपके दरवाजे आएगा, आज नहीं तो कुछ सालों के बाद आएगा, लेकिन उसकी तैयारियां चल रही हैं। यह पूंजीवादी युद्ध विस्तार करेगा और इसको हम कैसे रोकेंगे, हम इसको रोक पाएंगे कि नहीं रोक पाएंगे, यह हमारी तैयारी पर निर्भर करेगा। हम इसके प्रति सचेत हैं कि नहीं, हमको मालूम है कि नहीं कि पूंजीवाद कैसे काम करता है, हम उसका इतिहास देख करके हमको सीख ले रहे हैं कि नहीं, उसकी कदमों की आहट पहचान पा रहे हैं कि नहीं कि आएगा हमारे तक भी, या हमको लग रहा है वो अलग है, बस्तर अलग है, पंजाब अलग है, आदिवासी अलग है, हम लोग अलग है। ये हमारी समझदारी पर और हमारी तैयारी पर निर्भर करेगा। और आप लड़ ना सके इसलिए बांटा जा रहा है, आप समझ न सके इसलिए आपको हिंदू मुस्लिम में उलझाया जा रहा है, कीर्तन भजन मंडली में उलझाया जा रहा है। ये पूंजीवाद के सारे प्रोजेक्ट्स हैं कि आपको मूर्ख बना के रखा जाए, झगड़ों में उलझा के रखा जाए, ताकि आप इनके कदमों, असली जो इनकी मंशा है उसको पहचान ना पाए, उसको देख ना पाए। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करेगा कि हम कैसे अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, अच्छा ये खाली आपके संसाधन नहीं छीनेंगे, ये आपके संसाधन भी छीनेंगे, जमीनें भी छीनेंगे,
रोजगार भी छीनेंगे, रोजगार भी खत्म कर रहे हैं। इस समय बेरोजगारी भारत में चरम पर है। और तीसरा काम जो ये कर रहे हैं, बैंकों में रखा हुआ गरीबों का जो बचत है उसको लूट रहे हैं। बैंक खाली हो रहे हैं धड़ाधड़, एनपीए घोषित हो रहा है, बैंक दिवालिया हो रहे हैं। तो आपके पास ना जमीन बचेगी, ना रोजगार बचेगा, ना बैंक में पैसा बचेगा। आपको पूरी तरह कंगाल किया जाएगा। उस पर ये पूरा पूंजीवादी काम चल रहा है। आप उसको पहचान पा रहे हैं कि नहीं, देख पा रहे हैं कि नहीं, ये आपकी समझ पर, चेतनता पर निर्भर करेगा। और तभी आप उसको रोक पाएंगे, क्योंकि अगर खतरा है तो आप संगठित होंगे, तैयार होंगे, लड़ेंगे। तो यही बताने के लिए मैं बेचैन हूं कि खतरा बहुत बड़ा है। बच्चों के लिए हमारी बहुत बुरा समय आने वाला है। पूंजीवाद कुछ नहीं छोड़ेगा हमारे पास। उसको कैसे रोकना है, उस पर हम सबको मिल करके क्या योजना बनानी है, क्या रणनीति बनानी है, अपने मतभेद कैसे मिटाने हैं, कैसे अलग अलग जो हम बिखर गए हैं कैसे एक साथ आए, कैसे मिल करके इससे लड़ें, वो बैठकर हमें तय करना है। तो यही बताने के लिए मैं घूम रहा हूं बेचैन होकर। कोई जत्थेबंदी मेरा साथ नहीं देती है तो मैं साइकिल उठाकर निकल पड़ता हूं। कोई फंडिंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो साइकिल पर ही चलते हैं। और सारे देश में बता रहा हूं ये बात कि सावधान हो जाओ, ना रोजगार बचेगा, ना पैसा बचेगा, ना जमीन बचेगी। तो आप लोगों ने यहाँ बुलाया और वक्त दिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर हमारे पास समय है तो हम लोग कुछ डिस्कशन कर सकते हैं।